हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी जनरल कंपटीशन आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसी वीडियो के तहत जो मैं आपका अगला वीडियो दे रहा हूं उसमें आपका यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स दिया गया है जिसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आपके पास 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ दिया हुआ है, लेकिन सोल्यूशन जो हम लोग करेंगे वो लास्ट वाला से करेंगे, इसलिए कि लास्ट वाला न्यूमेरिकल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसे हम लोग इरेज कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग लास्ट वाला से शुरू करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आपका लास्ट वाला, पहले ये न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है आपका, देख लीजिए। तो क्या बोला जा रहा है, जब किसी सेंटीग्रेड थर्मामीटर का रीडिंग 89 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब बोला जा रहा है कि सेल्सियस पैमाना, इसी को पहले सेंटीग्रेड कहा जाता था, बाद में इसको अपग्रेड करके सेल्सियस बना दिया गया। तो बोला जा रहा है सेंटीग्रेड पैमाना है, थर्मामीटर है, मतलब क्या है, जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्केल है, इसका रीडिंग बोल रहा है 89 डिग्री सेल्सियस है। तो बोल रहा है तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में इसका रीडिंग क्या होगा। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपका कन्वर्सन पर दिया गया है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है आपका, सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 89 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, और बोला जा रहा है फ़ारेनहाइट यानी एफ का वैल्यू रीडिंग कितना होगा। ठीक है, तो याद कीजिए, इससे पहले हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं टेम्परेचर स्केल के बारे में और उसका कन्वर्सन के बारे में। तो हम कैसे बताए थे, तो आपके पास 2 स्केल यूज हो रहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। आप सेल्सियस के लिए सी लिख दीजिए और फ़ारेनहाइट के लिए एफ लिख दीजिए। लिख दिए, सेल्सियस के लिए सी, फ़ारेनहाइट के लिए एफ। अब माइनस कर दिए दोनों में से क्या, तो इसका मिनिमम, अगर सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है आपका तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम कितना है। तो सेल्सियस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 100 होता है और मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। तो मिनिमम वाला को माइनस कर दिए। ठीक है, उसी तरह से फ़ारेनहाइट का जो मैक्सिमम होता है वो 212 होता है और मिनिमम 32 होता है। यहाँ से भी मिनिमम वाला माइनस कर दिए 32। एक जगह 0 माइनस किए, एक जगह क्या किए, 32 माइनस किए, क्योंकि सेल्सियस का मिनिमम 0, फ़ारेनहाइट का मिनिमम कितना है आपका, 32 है। बटे कर देंगे, बटे में क्या करेंगे, दोनों का अंतर, मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर। तो देखिए, मैक्सिमम है 100 सेल्सियस के लिए और मिनिमम है 0, तो क्या हो गया 100 माइनस 0। और यहाँ देखिए, इसका मैक्सिमम है 212, मिनिमम है आपका 32, और इसको बराबर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, आपके पास सी दिया गया है, सी की जगह कितना लिखिएगा, 89, तो 89 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 100 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए, एफ माइनस 32, और जब ये माइनस कर दिया हो जाएगा 180, 180। ठीक है, ये 0 को आप हटा दीजिए। ठीक है, अब 2 से कटाइए, 2 से 5 बार में कटेगा और ये 2 से 9 बार में कटेगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए आप, देखिए ये 9 को इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 9 गुना 9 81, बचिए कितना 8, 9 गुना 8 72, 72 8 कितना होता है 80, तो ये हो गया 80। अब बटे कितना है 5। ठीक है, इधर कितना है आपका f माइनस 32। अब आपको निकालना है f, तो ये 32 माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये है 801/5, अब प्लस आपका क्या हो गया 32, यही हो गया आपका आंसर। तो कितना, 5 से कटाई कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 0, 5 छक्के 30, 0, 5 दूनी 10, ये हो गया। और प्लस कितना हो गया 32, तो आपके पास वैल्यू हो गया 160 और 32 कितना हो गया 192.2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, एक ट्रेन जिसका भार 100 केजी है। यहाँ कोई ट्रेन है जिसका भार कितना दिया, 100 केजी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितना बोला, 30 से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। आधे मिनट के बाद अंदर उसे रोकने के लिए लगाए गए बल की गणना करें। फाइनली आपको यहां तक तो समझ में आ गया, निकालना क्या है, बल, कितना बल लगाया जा रहा है वो बल निकालना है। ठीक है, अब क्या दिया है कि बोला जा रहा है 100 केजी का क्या है, सॉरी 1000 केजी का आपका क्या है, ट्रेन है। तो द्रव्यमान कितना दिया, 1000 केजी। और क्या दिया है, आधे मिनट में रोकने के लिए, आधा मिनट का मतलब टाइम दे दिया है कितना, आधा मिनट, और आधा मिनट में कितना सेकंड, क्यों, क्योंकि देखिए जब कभी हम बोले तो क्वेश्चन बनाइए तो उससे पहले क्या कीजिए, उसको एसआई में चेंज कीजिए। तो मिनट को चेंज किया क्या आ जाएगा, 60 मिनट होता है 1
एक 60 सेकंड होता है 1 मिनट, आधा मिनट चाहिए यानी 2, तो कितना हो गया 30 सेकंड हो गया आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो आपका ट्रेन चल रही है उसका स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर बात आता है ये भी दिया है या यू दिया है, तो जो भी दिया है, लेकिन क्या बोल रहा है आधा मिनट के बाद उसको क्या है रोकने के लिए, मतलब आधा मिनट के बाद रुक जाना चाहिए, मतलब अंतिम वेग में क्या होगा रुक जाएगा, तो अंतिम वेग किसी भी हाल में क्या होगा 0 होना चाहिए। तो मतलब जो दिया गया है वो क्या है, वो प्रारंभिक वेग का काम करेगा, और प्रारंभिक वेग का फॉर्मूला क्या होता है यू से दिखाते हैं इसको, ये क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर यहाँ क्या है आपका किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाएंगे पहले उसको क्या करेंगे एसआई में चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो आपके पास है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर को बदलिए मीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000 मीटर। अब घंटा है, घंटा को बदलेंगे किस में सेकेंड में, तो पहले घंटा को बदलिए मिनट में, तो कितना मिनट 60 मिनट, घंटा को पहले बदलिए मिनट में, बटे क्यों किए, तो देखिए प्रति घंटा है, मतलब घंटा कहाँ है नीचे है, तो नीचे में पहले 60 से गुना किया, अब क्या गया 60 मिनट हो गया। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड, तो फिर से 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पूरा में क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली आपके पास देखिए 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से कटाइएगा ये 5 हो गया, 2 से ये हो गया 3, आपके पास क्या हो गया 3 गुना 5, देखिए 6 18, मतलब 5/18। तो ये आपके पास एक तरह से ये भी याद रखिए कि जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा उसको डायरेक्ट 5/18 जब गुना कर दे तो वो क्या बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्यों, क्योंकि देखिए 1000 मीटर ऊपर मीटर में बदल चुके हैं और नीचे सेकंड में बदल चुके हैं, ये क्या बदल गया मीटर प्रति सेकंड में। अब कटा के देखिए एक चीज और कटेगा 2 से 9 बार में कटेगा, 2 से कितना बार कटेगा 15 से, अब 15 गुना 5 कितना होगा 15 5 75, और यहाँ पर हो गया 9 और कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 से कटेगा कितना बार में 25 बार में, ये हो गया कितना 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपके पास सारा डाटा मिल गया, आपके पास यू मिल गया कितना 25/3 मीटर प्रति सेकेंड आपको मिल गया, भी का वैल्यू मिल गया 0, टाइम मिल गया आपका 30 सेकेंड, द्रव्यमान मिल गया आपका 1000 केजी। आपको बोला क्या लगाए गए बल न, तो याद कीजिए बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि अब आपको क्या चाहिए त्वरण चाहिए, द्रव्यमान आपका 1000 केजी दिया हुआ है तो क्या चाहिए आपको त्वरण चाहिए। अब त्वरण का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए अंतिम वेग प्रारंभिक वेग 2 गो वेग दिया है, और जब 2 गो वेग दे दिया जाएगा ऐसे होता है क्या वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं ना लोग। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, कौन, तो गति का समीकरण। गति का समीकरण आपके पास जो है क्या क्या है v बराबर u प्लस AT, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एस इक्वल टू क्या है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो ये आपके पास गति का समीकरण है। अब आपको निकालना क्या है त्वरण निकालना है। सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगाए कि आपका त्वरण निकल जाए। यहाँ v को अंतिम वेग, u को प्रारंभिक वेग बोलते हैं, यहाँ भी v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a को बोलते हैं त्वरण और t को क्या बोलते हैं टाइम बोलते हैं। तो देखिए आपके पास जो डाटा दिया गया है u भी दिया गया, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग आपका दिया गया है, साथ ही देखिए टाइम भी आपका दिया गया है, टाइम दिया है 30 सेकेंड, तो यहाँ से आपका a निकल सकता है ना, और ये तो निकालने की हमको जरूरत है क्योंकि त्वरण का हमको जरूरत है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम a निकाल देंगे। तो a निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे चूंकि क्या है आपके पास v इक्वल टू यू प्लस AT, आपके पास ये फॉर्मूला है। देखिए v का वैल्यू आपका कितना है 0 और u का वैल्यू कितना है 25/3, तो v का वैल्यू 0 और u का वैल्यू कितना है 25/3 प्लस a क्या है a आपको निकालना है, और टाइम का वैल्यू कितना दिया है 30 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 30। तो देखिए अब यहाँ पर 0 है, एक ठो को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया या इसी को लेके आएंगे, मान लीजिए 25/3 को हम इधर लेके आ गए तो 25/3 क्या हो गया माइनस हो गया ना, प्लस था, तो इधर कितना है आपके पास 30 a आपके पास पहले से है। अब आपको a चाहिए था, कटा दीजिए। देखिए जब कटाइएगा 5 से तो 5 6 के 30 और 5 25, 5 बच गया। अब देखिए 6 आ जाएगा नीचे, 6 18
तो कितना हो गया, ए का वैल्यू आपको निकालना था, तो ए बराबर कितना हो गया, देखिए ये हो गया 5, ऐसे ही लिखिए आप। मैं एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूं, देख लीजिए। अब आपके पास वैल्यू क्या है देख लीजिए, तो आपके पास यहां हो गया -5/3 और उधर क्या है 6a, यही है ना आपका। तो देखिए ए आपको चाहिए, ए बराबर क्या आ गया -5/3 और ये 6 आ जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि यहाँ है गुना में, यहाँ क्या हो जाएगा भागा में। तो ए का वैल्यू क्या आ गया -5/6 ये हो गया आपका त्वरण का मान। त्वरण किस में होता है, मीटर प्रति सेकेंड में होता है त्वरण। तो ये हो गया आपका त्वरण। लेकिन हमको चाहिए क्या, बल न। अब निकाल दीजिए बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ था, 1000 kg दिया हुआ था, त्वरण कितना है 5/18। यही हो जाएगा आपका आंसर। कटा दीजिएगा, यही निकल जाएगा, 5 से करेंगे 5000 अब बटे 18, इसको कटाएंगे ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2500। 9 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, बच गया 7 0, तो 9 7 63, बच गया 7 0 7 63, फिर 7 0 7, ये निकल जाएगा आपका 277.77 न्यूटन। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 180 एवं 720 है। अब क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर का चर्चा कर रहा है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में बोल रहा है क्या, प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो है कितना है 180 है और कितना है 720 है। बोल रहा है प्राथमिक भाग में 220 वोल्ट है। बोल रहा है पहला भाग में कितना वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ पहला भाग। तो बोल रहा है द्वितीयक भाग का वोल्टेज निकाले, तो दूसरे भाग में कितना वोल्टेज होगा ये चीज आपको निकालना है। क्लियर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ट्रांसफार्मर के बारे में, थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं हम। ज्यादा अगर आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, अगर ज्यादा लगा कमेंट रहा तो मैं ट्रांसफार्मर का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की जनरली बात करें तो ये कोई ट्रांसफार्मर है जिसमें ये इसका कॉइल, ठीक है, तो ये इसका क्या है कॉइल आपका दिया गया है, ठीक है। अब कॉइल में क्या होता है, सॉरी ये जो है आपका कोर है, ये वाला भाग आपका क्या है कोर, ठीक है। अब कोर में क्या होता है, ये कॉइल लपेटा हुआ रहता है इस तरह से, दो वो कॉइल रहता है, एक कॉइल इधर रहता है, एक कॉइल इधर दिया हुआ रहता है। जो इधर वाला कॉइल होता है इस कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी कॉइल। और जो दूसरा वाला भाग रहता है उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और जो द्वितीयक होता है दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक कुंडली, ठीक है। तो ये है आपका प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ये वाला भाग क्या है कोर है। क्वेश्चन आपसे पूछता है ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है तो नर्म लोहे से, ये कोर है, कोर किससे बना होता है तो नर्म लोहे का बना होता है। किससे बना होता है नर्म लोहे का बना होता है क्या कोर, यही है आपका कोर, ठीक है। जो पतले पतले परत को मिला करके बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि पतले पतले परत को मिला के बनाते हैं तो वहां से जो लॉस होता है वो लॉस आपका क्या होता है कम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं लेयर में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ इसके ऊपर जो कोर के ऊपर एक कॉइल लपेटा जाता है जिसको हम लोग कुंडली या कॉइल बोलते हैं। ये दो गो कुंडलिक होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक कहने का मतलब क्या है, जो आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे, कोई भी ट्रांसफार्मर चाहे सिंपल छोटा सा ट्रांसफार्मर देखिए या फिर आप अपने घर के आसपास जाके ट्रांसफार्मर पे पास खड़ा हो जाइए और देख लीजिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। उसमें दो तरह का होता है, एक तरफ इनपुट होता है, दूसरा तरफ आउटपुट होता है। इनपुट जो होता है आपका, जो आपके घर के आसपास में ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, देखिएगा उसका इनपुट जो है पीछे वाला तार से लगा रहता है जो कि 11,000 वोल्ट से दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इनपुट उसका 11,000 रहता है, लेकिन आउटपुट जो प्राप्त होता है वो आपको 440 220 प्राप्त होता है। मतलब वहां से जो आउटपुट आया आपके पास में वो 440 220 आपके घर के सप्लाई के लिए होता है। यहाँ इनपुट आपको 11,000 दिया जाता है और आउटपुट जो है 440 220 आपको प्राप्त होता है। ये आपके घर के आसपास जो लगा हुआ ट्रांसफार्मर हम उसका बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो जिधर हम लोग इनपुट दिए 11,000 वोल्ट उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। और जहां से हमको आउटपुट मिला, जहां से हम लोग घर में सप्लाई लिए जो जिस तार से होकर के, उसको द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल हम लोग बोलते हैं। क्लियर? तो प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब भी इनपुट आएगा तो प्राइमरी की तरफ से आएगा और आउटपुट जाएगा तो वो सेकेंडरी की तरफ से जाएगा। ठीक है? बोला जाएगा किसी ट्रांसफार्मर में लोड लगा हुआ रहता है तो सेकेंडरी साइड में, क्योंकि आप जो भी कुछ लगाइएगा सब सेकेंडरी साइड में लगाइएगा, प्राइमरी आपका क्या होगा, इनपुट होगा। क्लियर? अब ये एक चीज और देख लीजिए, ये जो कॉइल बना रहता है, ये कॉइल आपका कॉपर का बना हुआ रहता है। कॉइल किसका रहता है? कॉपर का बना हुआ रहता है। और जो आपका कोर है वो क्या होता है, नर्म लोहे का बना रहता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो कॉइल किसका बना रहता है? तो कॉइल आपका कॉपर का बना होता है। ठीक है? और आपका जो ये कोर है वो किसका बना रहता है, नर्म लोहे का बना रहता है। क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, मतलब ये वाला, एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। अच्छा, आ गया फेरों की संख्या। तो यहाँ हम लोग जितना बार इसको घुमाएंगे इसी को बोलते हैं फेरों की संख्या। ठीक है? नंबर ऑफ टर्न बोलते हैं इसको हम लोग, फेरों की संख्या। और ये जो घुमा इसको हम लोग बोलेंगे फेरों की संख्या। ये दोनों तरफ में कुल फेरों की संख्या है। इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या और इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या। ठीक है? अब यहाँ से एक रिलेशन देख लीजिए कि इसमें रिलेशन होता है, जो इनपुट सप्लाई रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ईपी। ईपी का मतलब हो गया प्राइमरी भाग का इनपुट, प्राइमरी वोल्टेज या ईएमएफ हम लोग कह सकते हैं। ठीक है? प्राइमरी वोल्टेज या ईएमएफ, प्राथमिक वोल्टेज या हम लोग कहें इसको हम लोग प्राइमरी वोल्टेज हम लोग कहते हैं। ठीक है? उसी तरह से हम लोग ईएस अगर बात करें तो ईएस का मतलब हो गया सेकेंडरी वोल्टेज या ईएमएफ, इसको हम लोग कहेंगे। मतलब द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली का क्या वोल्टेज होगा वो हो गया। ठीक है? फिर होता है एनएस। एनएस का मतलब हो गया, एस का मतलब हर जगह सेकेंडरी होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या। तो एनएस का मतलब हो गया सेकेंडरी कॉइल, ये आपका प्राइमरी कॉइल है, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो फेरों की संख्या होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एनएस से दिखाते हैं। उसी तरह से अगर एनपी का बात करें, एनपी का मतलब क्या, प्राइमरी कॉइल। एनपी का मतलब क्या, प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या को हम लोग एनपी से दिखाते हैं। ये हो गया एनपी, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या। उसी तरह से हम लोग आईपी की बात करें, आईपी का मतलब क्या, प्राइमरी कॉइल में, मतलब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा या प्राथमिक कुंडली की विद्युत धारा हम लोग कह सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करें आईएस की, तो आईएस को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कुंडली में, कॉइल में विद्युत धारा हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो ये आपका टर्म है जो कि आपको याद रखना है किसका क्या मतलब होता है। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशन, किसका किसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर जो फेरों की संख्या होता है, तो फेरों की संख्या को हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, दूसरे कॉइल में, दूसरे कॉइल में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कॉइल में फेरों की संख्या, और इसका जो अनुपात होता है इसको हम लोग टर्न्स रेशियो हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं टर्न्स रेशियो हम लोग कहते हैं। ठीक है? टर्न्स रेशियो अनुपात कहते हैं। ठीक है? ये हो गया आपका। अब क्या है, दूसरे कॉइल में फेरों की संख्या। तो देखिए दूसरे मतलब सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या किससे दिखाते हैं, एनएस से। ये हो गया एनएस। और प्राथमिक कॉइल में किससे दिखाएंगे, एनपी से। तो ये जो टर्न्स रेशियो होता है, इस टर्न्स रेशियो का जो आपका अनुपात होता है, इसको अगर ईएमएफ के टर्म में बोला जाए, वोल्टेज के टर्म में, ये होता है ईएस बटे ईपी। मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बाय प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज। मतलब देखिए यहाँ एनएस बटे एनपी है, यहाँ ईएस बटे ईपी। सिंपल सी बात हो गया कि नंबर ऑफ टर्न मतलब फेरों की संख्या सेकेंडरी में बटे फेरों की, तो क्या है आपका, फेरों की संख्या सेकेंडरी में बटे फेरों की संख्या प्राइमरी में बराबर
सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बाय प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज। ये चीज याद रखिएगा, इसको टर्न्स रेशियो बोलते हैं और इसको एन से हम लोग दिखाते हैं, हम लोग एन से, ठीक है। अब इसका एक और रिलेशन होता है, ये भी याद रखना है आपको। ये हो गया एनएस बटे एनपी बराबर ईएस बटे ईपी और बराबर होता है आईपी बटे आईएस, ठीक है। आईपी बटे आईएस मतलब नंबर ऑफ टर्न रेशियो से आपका जो ईएमएफ का रेशियो सेम रहता है, लेकिन करंट का रेशियो अपोजिट रहता है, मतलब उल्टा, पहले सेकेंडरी करंट बाद में प्राइमरी करंट, इस तरह से रेशियो आपका रहता है, इसका उल्टा रहता है। इसको भी हम लोग टर्न्स रेशियो बोलते हैं, या इसी को हम लोग एक और रेशियो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी हम लोग इसी को कहते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब आ जाइए न्यूमेरिकल पर, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है आपका। देखिए एनएस मतलब सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या। तो देखिए आपके पास सारा चीज दिया हुआ है, उसको हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या टर्म आपका दिया गया। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन में क्या आपको चाहिए, एनएस मतलब सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या। देखिए सेकेंडरी मतलब द्वितीय, तो पहले प्राथमिक फिर द्वितीय, फेरों की संख्या 180। तो प्राथमिक का पहले दिया है, तो एनपी दिया है 180, फिर द्वितीयक का दिया एनएस मतलब 720 आपका दिया हुआ है। क्लियर? अब बोल रहा है 220 वोल्ट मतलब वोल्टेज दिया, लेकिन किसका, प्राथमिक भाग, प्राथमिक का मतलब ईपी दिया हुआ है। तो ईपी आपका कितना दिया, प्राथमिक को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, ईपी से दिखाएंगे। ये दिया है 220 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना, ईएस आपको निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एनएस बटे एनपी बराबर ईएस बटे ईपी। चलिए बैठा दीजिए। एनएस का मान 720, एनपी का मान 180 बराबर ईएस का मान कितना है, निकालना है आपको, सॉरी हाँ, ईएस का मान आपको निकालना है और ईपी का मान आपका दिया हुआ है कितना, 220। अब कटाइए, देखिए क्या कटेगा, तो 2 से कटा दीजिए, जैसे 18 से का 18 चौके 72, 40 खत्म। अब देखिए ईएस आपको निकालना था, तो कितना गया, दोनों गुना हो जाएगा, 22 चौके 88। अब ये 2 को 0, ये हो गया आपका ईएस, इतना हो गया आपका वोल्ट। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं? तो यही हो गया आपका इतना वोल्ट। अब सोच लीजिए, थोड़ा सा सोचिए आप कि अगर इसमें आपको बुलाया था करंट का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है, तो करंट का रेशियो कैसे निकलेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं ईएस बटे ईपी बराबर आईपी बटे आईएस होता है ना। तो ईएस बटे ईपी, तो ईएस बटे ईपी अभी आप क्या निकाले, देखिए ईएस का वैल्यू कितना निकला, 8800 और ईपी का वैल्यू कितना है, देखिए 220। ये क्या निकल जाएगा, आईपी बटे आईएस। ये करंट का रेशियो 1:22 चौके 88 यानी कि 40 हो गया क्या, आईपी बटे आईएस। तो जो भी बोलेगा, करंट रेशियो बोले या वोल्टेज रेशियो बोले, जो भी बोलेगा आप इस अनुसार क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके और वो भी आराम से घर बैठे तैयारी कर सके। धन्यवाद।